वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मयूर ने। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर शाउट आउट देना चाहती हूँ काजल सिंह जी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमें किया। और पता है मौजूद उन्होंने बताया कि वो भी उर्दू के वर्ड्स काफी ज्यादा सीख गई हैं और सीख रही हैं। अच्छा लगता है जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं, आप लोग उर्दू सीखते हैं, यू नो मतलब भाषा कोई भी हो, बट मुझे लगता है ये प्यार होता है जो आप यू नो नई चीजें सीखने की कोशिश करते हो। अभी हम भी अगर बात करें बोलने में काफी ज्यादा आ गए हैं, लेकिन लिखने में जो है ना हमें बिल्कुल नहीं आते। मेरा खुद मुझे एटलीस्ट अपना नाम तो आना चाहिए हिंदी में लिखना, मैं वैसे कोशिश भी करूंगी। वेल अभी हम जाते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो का टाइटल है ताइवान ने भारत को दिया चीन के खिलाफ बड़ा दिवाली गिफ्ट, पीएम मोदी शुड हेल्प टू, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ताइवान ने तो दिवाली आने से पहले ही भारत को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। भारत चाइना एलएसी विवाद से एक चीज तो साफ हो गई है कि चाइना ने भारत से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि जो फैसले आज भारत चाइना के खिलाफ इतनी तेजी से ले रहा है वो सभी फैसले बिना विवाद के शायद ही भारत कभी ले पाता। उदाहरण के तौर पर 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करना, सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालना और कुछ चाइनीज सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना। ये कुछ ऐसे फैसले थे जो भारत बिना चाइना से किसी विवाद के नहीं ले पाता। लेकिन इस बार क्योंकि विवाद की शुरुआत चाइना ने खुद ही की है और एलएसी से पीछे हटने से वो मना कर रहा है, इसीलिए भारतीय सरकार ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ठीक ऐसा ही है हथियारों के मामले में भी। जितनी तेजी से भारत ने पिछले 6 महीनों में हथियार खरीदे हैं, उतने शायद भारत आने वाले 10 सालों में भी न खरीदता। वैसे तो भारतीय सेना आज की तारीख में चाइना का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर हमें चाइना को गहरी चोट देनी है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर मार करना होगा और उसके साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना होगा। चाइना आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पर एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैक्ट्रीज हैं और यहीं से सारा सामान पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। चाइना को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, जिसके दम पर चाइना ने तेजी से $15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और इंडस्ट्री अपने आप में काफी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टीवी, फ्रिज और न जाने कितनी हजारों छोटी और बड़ी चीजें आ जाती हैं और चाइना ने इस पर अपनी पकड़ बनाकर रखी है। विकिपीडिया के मुताबिक दुनिया भर में सप्लाई होने वाले 90% कंप्यूटर, 70% मोबाइल फोन और 80% एसी मेड इन चाइना होते हैं। भारत में आज से पहले रही सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने भारत को दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि भारत के अंदर स्मार्टफोन्स बनाने को बढ़ावा देना और कुछ तरह के विदेशी एयर कंडीशनर्स के आयात पर रोक लगाना। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में दिक्कत ये आ रही थी कि ये सारी कंपनियां भारत में बस सामान को असेंबल करती थी और उसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से ही मंगाए जाते थे। मगर अब भारतीय सरकार ने इस कमी को भी पूरा करने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने का न्योता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में कैपेसिटर, रजिस्टर, एंटीना, चिप मॉड्यूल्स और कई तरीके के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़कर एक स्मार्टफोन से लेकर हवाई जहाज तक बनाया जाता है। अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी PSA वालसिन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने भारतीय सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है और वो आंध्र प्रदेश में 700 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की एक बड़ी फैक्ट्री बनाएगी। इस फैक्ट्री के सेटअप होने के बाद भारत के अंदर असेंबल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जिनके कंपोनेंट्स हमें मजबूरन चाइना से मंगवाने पड़ते हैं, वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में लागत भी कम आएगी और भविष्य में स्मार्टफोन्स की तरह बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा। जिस तरह आज भारत चाइना के स्मार्टफोन मार्केट का शेयर खा रहा है, उसी तरह अगर सब कुछ ठीक रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी भारत चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत ने ताइवान के साथ मिलकर कर दी है। बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की शहादत का एहसास है तो चाइनीज चीजों का जितना हो सके उतना बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान खरीदें। खैर, वैसे क्या आपने सच में चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया है या अभी नहीं, और अगर नहीं किया है तो उसका क्या कारण है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इस चीज में कोई शक नहीं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो इस टाइम चाइना में ही काम कर रही हैं और दुनिया में जितना भी माल सप्लाई होता था वो वहीं से हो रहा था। वैसे मैं बोलूंगी हर वीडियो में एक नया फैक्ट पता चलता है और सच में मैं हैरान हो जाती हूँ कि लाइक इतना ज्यादा दुनिया डिपेंडेंट थी चाइना पर, स्टिल अभी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो चाइना पर डिपेंड करते हैं। बट मैं ये बोलूंगी कि मुझे इंडिया की ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि एटलीस्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितनी भी उनकी मार्केट है उसको दोबारा से ग्रो करने के लिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो रिसेंटली जो हम लोगों ने एक मोबाइल की वीडियो देखी थी, उसमें भी माइक्रोमैक्स देख रहे हैं वो वापस आ रहा है और गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि 90% मोबाइल मार्केट और 70% दूसरी तीसरी मार्केट जो उसने ग्रैब की हुई है, तो वो वाकई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। दूसरे मुल्कों को भी चांस मिलना चाहिए, दूसरे मुल्कों में भी प्लांट्स होने चाहिए जहां पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी जो कंपनीज हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहां पे भी काम कर सकें। लेकिन चाइना जो है वो इतना ज्यादा सस्ता जो है प्रोडक्ट अपना कर देता है। बेशक वो उनकी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, जो मर्जी करती है, वो इतनी सस्ती बना देती है ना कि समझ नहीं आती वहां पे कारोबार करने वाले लोगों को भी। अगर नहीं बोलो, ठीक है, मुझे लगा शायद बात खत्म। नहीं, अगर देखा जाए तो हर मुल्क में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती थी पहले। जैसे हम अगर पाकिस्तान में बात करें, इंडिया में बात करें, तो पहले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती थी जो कि बंद हो चुकी हैं। इंडिया में तो अभी भी है मेरे ख्याल में इंडस्ट्रीज, काफी ज्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो हम लोग आए दिन वीडियोस देखते हैं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ठप हो चुकी हुई है। और मैं एक बात यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि मैं चलो इस चीज से भी एग्री करती हूँ कि जो चाइना है वो बहुत सस्ती चीजें देती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो देखिए क्वालिटी में कितना लो होती है। ठीक है, बेसिकली वो फायदा किसको होता है? मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है कि वो इतनी लो कॉस्ट पर चीजें बनवाता है और आगे बेच देता है। लोग भी उसको मेरा हमें वन टाइम यूज के लिए खरीद लेते हैं। बट मुझे लगता है कि लोगों को अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको इतना डिपेंडेंट नहीं होना किसी एक कंट्री पर। वही चीजें जो हम दूसरे मुल्क के लोगों से मंगवा रहे हैं या बनवा रहे हैं, क्यों ना हम अपने कंट्री में स्टार्ट करें। जैसे कि अभी देखो ताइवान ने एक दिवाली का गिफ्ट किया। वैसे मैंने सुना है कि इस मरतबा ताइवान में भी दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अब पता नहीं ये कितनी सच्ची खबर है या नहीं, बट मैंने ऐसा सुना है। एनीवे, एक और चीज मैं जो बोलना चाह रही थी इसमें वो ये कि मौसम के देखो जैसे अभी स्टार्ट किया स्मार्टफोन का इंडिया में, ठीक है ना। अगर वो ही हम अपने कंट्री में जैसे पहले असेंबल होता था, और कुछ दिन पहले हमारी डिबेट भी इसी चीज पे चलती थी कि नहीं अब मेड इन इंडिया होगा, मगर असेंबल होते हैं ब्ला ब्ला, वो चीज भी इसमें क्लियर बनी हुई है कि अब वाकई में मेड इन इंडिया चीजें होंगी और आप इनिशिएटिव ले रहे हो कि दूसरे लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हो कि आए हमारे कंट्री में प्लांट्स लगाएं। यार असल में अब जो टाइम चल रहा है ना, इसमें अपने ऊपर यानी कि अपनी कंट्री पे डिपेंड होना बहुत जरूरी है। कि एक कंट्री पे आप डिपेंड होते हैं ना तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं। जैसे अब जो दुनिया में सिनेरियो चल रहा है, चाइना की वजह से इतना पेंडेमिक आया पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया ने सफर किया, इकोनॉमीज बंद हो गई, कारोबार बंद, फैक्ट्रियां बंद, हर चीज बंद। तो ये क्या था, ये हम उन पे डिपेंड थे बहुत ज्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर आपको अपनी भी इकोनॉमी अच्छी करनी है तो आपको जैसे चाइना को स्पेशली लेकर बात करें तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उनकी अर्थव्यवस्था में आप किस तरीके से कमी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वहां से जब बिजनेस बाहर निकलेंगे तो दूसरे कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब देखें इंडिया में आ रही है ना कंपनी आ रही है तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और चाइना की मैं यहाँ पे बात करूं तो जो हमने लास्ट वीडियो एक देखी थी काफी अर्सा पहले जब चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उसमें ये चीज भी सामने आई थी कि चाइना की सबसे उसमें जो पॉलिसी थी जिसे गंदी पॉलिसी माना जाता है, वो ये थी कि पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करें हमारे साथ ताकि हम उसके रेप्लिकास बनाए और मार्केट में उतारें। तो ये चीज भी, इसके अलावा भी मुझे चाइना की बहुत सारी गंदी आदतें लगती हैं और उनमें से ये भी है कि वो किसी को अपने कंट्री में आने नहीं देता। यूट्यूब उनका अपना, गूगल अपना, हर चीज उनकी अपनी, यानी कि सिर्फ आप जो है हमारे मुंह में पैसा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेना, हम आपको बिल्कुल। तो ये वाकई चीज उनकी बहुत बुरी थी। बट अभी अगर मैं बात करूं जो चाइना के लोग हैं, मैं बात करूंगी ये तो वहां पर क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, है ना, एक कम्युनल सिस्टम चल रहा है वहां
वहां पर। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोगों का तो वहां पर कोई कसूर नहीं है, या मैं क्योंकि जिन लोगों के कारोबार बंद हो रहे होंगे अब इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली जितने भी बिजनेस वहां से निकले हैं, तो जो इतने प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं, लोगों को जो आम जनता है उनको काफी नुकसान हुआ होगा, जॉब्स लोगों की, और फिर वो लोग बोल भी नहीं पाते होंगे क्योंकि एक बोलने वाला हक नहीं है उन लोगों को, जिस तरीके की वहां पर सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना चाइना को अपनी थोड़ी ईगो और अकड़ खत्म करनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी शो करवानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत है तो उसको सही किया जा सकता है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा करते हो चीजें और खराब होती हैं। असल में उनकी इकोनॉमी की बात की जाए ना, तो दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी उनकी आती है, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उनकी है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है लोगों पे। का नशा इतना नहीं ना तो होना चाहिए, क्योंकि देखो आज हमारे हाथ में, कल किसी और के यार हाथ में। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक वो है ना पुरानी कहावतें कि इंसान के पास जब ज्यादा होता है ना तो फिर अकड़ता जरूर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, मैं इस चीज से भी डिनाई नहीं करती, क्योंकि एक कंट्री को रन करना डिफरेंट चीज है, एक हमारी एक आम रूटीन की लाइफ है वो एक डिफरेंट चीज है। बट इतना ज्यादा आपको मतलब ओवर पावर नहीं होना चाहिए मुझे लगता है दुनिया के बाकी लोगों को लेकर, कि आप बहुत सारी चीजें गलत करो। अभी देखो अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी हुई है ना कि चाइना ना पीछे हट सकता है और ना ही वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आगे से भी उसको बराबर की टक्कर मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और अब यहाँ पर एक और चीज आ गया कि जब भी ना, पता नहीं थोड़ा फनी हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद चला जाए, कि जब भी मैं अब चाइना के प्रेसिडेंट को देखती हूँ ना, सच में मुझे वो वाला मीम याद आ जाता है। भला कौन सा वाला? वो मेरी याद है, वो मेरे प्यार दर्द चखना। आई डोंट नो, मैं जब भी उनका चेहरा देखती हूँ ना मेरी आंखों के सामने वो वाला वीडियो आ जाता है। लेकिन मैंने जिन्होंने भी बनाया सच में मैं कहूंगी कि काफी दिमाग इस्तेमाल किया उन्होंने इसको बनाने में। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और देव हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।